नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे टेट एस्टेट या कोई भी अन्य एग्जाम हो, चाहे होने वाली प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की इतिहास हो, अब तक का जो इतिहास यह बताता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कहाँ से साथियों? प्राचीन भारत से आते हैं। तो आज लेकर के आए हैं हम आपके बीच प्राचीन भारत के इतिहास को। जी हाँ साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास को आज आपके बीच लेकर के आए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के आए हैं और ये प्राचीन भारत का इतिहास आप देख रहे हैं साथियों। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट, जो प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया सारा पॉइंट है साथियों। तो आज हम लोग इसी को जानेंगे और ये आपके बीच रहा। जी हाँ साथियों, इंडस वैली सभ्य सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आद्य मतलब होता है साथियों प्राचीन। आद्य मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगरीकृत क्रांति के नाम से जानते हैं। पहला नगरीकृत क्रांति के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है सामने। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत बार प्रश्न आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा किससे बनता है साथियों? कॉपर और टीन से, Cu+F दोनों मिलाकर के कांसा बनता है। आज भी बनता है, उस टाइम में भी बनता था। जी हाँ साथियों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग करने वाले विद्वान जॉन मार्शल थे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किसने किया? जॉन मार्शल ने किया साथियों। और इस सभ्यता को हड़प्पा के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, इस सभ्यता को हड़प्पा के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक जगह का नाम है, इसी वहीं से इसके मुख्य बहुत सारे जो है मुख्य स्रोत प्राप्त हुए, इसीलिए इसको हड़प्पा के नाम से ज़्यादा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। पहला खोजा गया स्थल था। जी हाँ साथियों, क्या था? पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की साथियों? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान पंजाब के कहाँ है? मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है। काफी महत्वपूर्ण। हड़प्पा कहाँ है साथियों? पाकिस्तान पंजाब के, तत्कालीन पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। सिंधु सभ्यता की प्रमाणिक अवधि क्या है साथियों? सिंधु सभ्यता की प्रमाणिक अवधि है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी C14 कार्बन के द्वारा जो हम लोग उम्र का पता करते हैं किसी जीवाश्म का, उसके अनुसार जो भी अवशेष, जो भी सिक्का, जो भी खिलौना, जो भी पुरातात्विक सामग्री मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, उससे इनका क्या अवधि होता है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है साथियों? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है साथियों? त्रिभुजाकार है। तो ये त्रिभुज के रूप में ये फैली हुई सभ्यता है। यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के आता है साथियों, और यहाँ से भी प्रश्न निकल के आता है, इससे फिर मोंटगोमरी से भी प्रश्न निकल। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, यह हड़प्पा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जिसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं साथियों। दैमाबाद में साउथ की तरफ दैमाबाद तक है, और नॉर्थ के तरफ, उत्तर के तरफ मांडा चिनाब नदी तक ये फैला हुआ, जम्मू कश्मीर तक, और पूरब के तरफ आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है, और पश्चिम के तरफ दस्तक नदी बालूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है साथी, सुतका में डोर तक ये फैला हुआ है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। जी हाँ साथियों, ये आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये टाउन प्लानिंग को हम लोग देख रहे हैं कि इसकी प्लानिंग कैसी थी साथियों। नगर की प्लानिंग, सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे साथियों? इसको हम लोग बोलते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या बोलते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस। यहाँ से भी सवाल आता है साथियों, ऑक्सफोर्ड सर्कस हम लोग इसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री पर सड़कें कटी हुई रहती थी। इस तरह से इधर से ये आई, इधर से ये आई, इधर से निकला, फिर ये सड़क यहाँ से एक निकला, एक यहाँ से निकला, इस तरह से 90 डिग्री पर जो सड़कें होती थी, ये ऑक्सफोर्ड सर्कस कहलाती थी साथियों। और सिंधु सभ्यता की सड़कें ग्रिड पैटर्न और चेस पैटर्न पर आधारित थी। अब चेस भी इसी तरह से भी बन जाएगा साथियों। चेस भी आप बनाइएगा तो इसी तरह से, जो उसमें 90 डिग्री पर सारे जो 64 घर रहते हैं वो होते थे, तो इसलिए इसको ग्रिड पैटर्न या चेस पैटर्न पर भी बोला गया, और इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस भी बोला गया। भारत में पहली नगरीकरण
हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका नगरीकरण था। यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसकी नगरीकरण थी। क्या थी साथियों, इसकी नगरीकरण इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चलते हैं अगले पॉइंट पर, हड़प्पा के स्थल एवं उनकी स्थिति। जी हाँ साथियों, हड़प्पा से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त हुए, उनकी स्थिति क्या थी। जी हाँ साथियों, हड़प्पा के स्थल और उनकी थी। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1500 स्थल प्राप्त हुए हैं, जो अधिकतर क्या है, भारत और पाकिस्तान में। 925 स्थल कहाँ से मिले हैं साथियों, भारत से, और 425 पाकिस्तान से। शेष जो है अफगानिस्तान अदर्स जगह से मिले हैं। अफगानिस्तान भी उसमें है साथियों। तो मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत से ही सिंधु घाटी सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है स्थल मिले हैं। 925 भारत से याद रख लेंगे साथियों, और 425 पाकिस्तान से। 9 4 13 और 25 25 50, 1350 स्थल यही दोनों देश से ही मिल चुके हैं। तो हड़प्पा कहाँ है साथियों, पाकिस्तान, वर्तमान पंजाब में पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी पंजाब है साथियों। मोहनजोदाड़ो कहाँ है साथियों, पाकिस्तान, लड़काना जिला में है, और ये सिंध स्टेट में पड़ रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये है मोहनजोदाड़ो। जी हाँ साथियों। दैमाबाद कहाँ में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जी साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। और सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है साथियों। सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर। चन्हू दरो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान सिंध में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात अपने इंडिया में पड़ता है साथियों, भारत में, गुजरात रंगपुर में। और केटी दीजी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान सिंध में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है साथियों, सतलज नदी पंजाब में पड़ता है साथियों। तो इस तरह से जो हड़प्पा संस्कृति के जो मुख्य स्थल खोजे गए हैं, जो जिसमें से 925 भारत में है और शेष जो है 425 पाकिस्तान, उसके प्रमुख स्थलों की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है साथियों। आगे भी कुछ और स्थल के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी साथियों। जी हाँ साथियों, ये कालीबंगा है साथियों। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। काफी महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है साथियों, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, मोगरा नदी के किनारे। ये भी काफी महत्वपूर्ण स्थल है। और कालीबंगा भी। सुरकोतरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और बनमाली कहाँ पड़ता है, बनवाली हरियाणा में। धोलावीरा गुजरात में। ये 3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। ये तो हुई हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों की बात। अब हम लोग करते हैं सामाजिक व्यवस्था की बात। जी हाँ साथियों, सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में कपड़े, ये कैसे कपड़े पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आप बात समझ जाइए साथियों। आज से 2500 ईस्वी पहले की बात हो रही है, तो अभी 2000 चल रहा है, यानी 4500 साल पहले के लोग भी सूती कपड़ा पहनते थे। तो और आज हम लोग क्या हैं, काफ़ी कम विकसित हुए हैं उस अनुपात से। फूडिंग, उनके भोजन कैसे थे, तो मांसाहारी थे। सुअर का मांस भी खाते थे, घड़ियाल का मांस भी खाते थे, और कुछ शाकाहारी भी थे। शाकाहारी में क्या खाते थे साथियों, तो शाकाहारी में वो लोग खाते थे गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज, खजूर, कपास, ये सब चीज खाते थे। सरसों भी खाते थे साथियों। सिंधु के लोग कपास को सिंडोन कहते थे। इसी के कारण, काफी महत्वपूर्ण है साथियों, सिंडोन कहते थे, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु पड़ा। रहन सहन कैसा होता था साथियों, तो पूर्वी टोला में सामान्य लोग रहते थे और पश्चिमी टोला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी और पश्चिमी में बटा हुआ था टोला। अब आगे इसके अंत्येष्टि यानी संस्कार के बारे में, जो अंतिम संस्कार, जो दाह संस्कार जो किया जाता था लाशों का, उसके बारे में जान लेते हैं साथियों। तो अंत्योष्टि संस्कार के प्रकार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे 3 प्रकार से दाह संस्कार करते थे। एक तो दाह संस्कार करते थे, लाश को जला देते थे। दूसरा समाधिकरण, जो पूर्ण समाधिकरण होता था। तीसरा आंशिक समाधिकरण, जिसमें कि डेड बॉडी को ले जाकर जंगल में छोड़ देते थे। पशु पक्षी उसे अपना भोजन बनाते थे और शेष बचे हुए पार्ट को क्या करते थे, वो दफना देते थे। ये आंशिक समाधिकरण से कई सारे प्रश्न आते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जो मृत शरीर थे, जो अपने लोगों के, उसके 3 तरह से दाह संस्कार करते थे, अंत्येष्टि संस्कार करते थे। एक दाह संस्कार, एक पूर्ण समाधिकरण, और तीसरा क्या था कि आंशिक समाधिकरण, जिसमें जंगल में भी छोड़ दिया जाता था। कुछ जो पशु पक्षी खा लेते थे, उसके बाद उसे दफना दिया जाता था। और पूर्ण समाधिकरण में पूर्ण रूप से दफनाया जाता था, और दाह संस्कार में पूर्ण रूप से लाश को क्या किया जाता था, जलाया जाता था साथियों। तो चलते हैं अगले पृष्ठ पर। काफी महत्वपूर्ण बिंदु
निकल कर के आ रहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं साथियों। जो इकोनॉमिक सिस्टम थी यहाँ पर गेहूं और जो मुख्य फसल था अन्य फसलों में राई, तिल, खरबूजा और तरबूजा थी साथियों। और यहाँ के धार्मिक सिस्टम को देखते हैं, रिलीजियस सिस्टम को। जो पेड़ थे पीपल, बबूल, नीम के पूजा की जाती थी। और यहाँ पर जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, वहाँ से क्या चीज़ का प्रमाण भी मिला है? जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि जल को देवी देवता मानते थे। आज भी हम लोग जल की पूजा करते हैं साथियों। चलते हैं अगले। पशुपति शिव क्या थे? पशुपति शिव मोहनजोदाड़ो में क्या थे? पशुपति शिव की भी पूजा के प्रमाण मिले हैं। और मंदिर का नहीं मिलता है प्रमाण, लेकिन शिव की पूजा होती थी साथियों। मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पशुपति शिव की वहाँ पर पूजा की जाती थी। और मुख्य भगवान कौन था? मातृ देवी। मातृ देवी वहाँ का मुख्य भगवान था हड़प्पा का, जिसे मातृ देवी या शक्ति देवी कहा जाता था। पशुपति महादेव, पशुपति के देवता आदि शिव का ही नाम है साथियों। पशु की पूजा की जाती थी। एक शांग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, कुबड़ वाला बैल, इन सब चीज़ों की पूजा की जाती थी। वृक्ष में पीपल को आज भी पूजा जाता है, उस समय भी पूजी जाती थी। अग्नि की भी पूजा की जाती थी। हवन कुंड कालीबंगा में पाए गए हैं, कालीबंगा से हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं साथियों। प्रकृति की पूजा होती थी, नाग की पूजा की जाती थी। चलते हैं आगे के बिंदुओं पर। यहाँ से एक श्रृंगार दान मिला है। जी हाँ साथियों, जो श्रृंगार किया जाता है, जिसे हम लोग वेनेटरी बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ की स्त्रियाँ साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती थी। उस टाइम में भी जो है ब्यूटी पार्लर तो नहीं था, लेकिन श्रृंगार दान मिला है, यानी कि स्त्रियाँ सजती समझती थी, आज जैसे सजी जाती है। तो आज से 45 साल पूर्व जो हमारे पूर्वज थे कितने विकसित थे, इसे हम लोग जान रहे हैं साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ही का जो अंक यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। फिर इस अंक में लेकर के आएंगे इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, यहाँ से आगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।